गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेसन नंबर 11 किरण प्रकाशिकी का पार्ट नंबर 5, जिसमें आज हम दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण इक्वेशन दर्पण समीकरण, जिसको दर्पण सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के अकॉर्डिंग्स यह समीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इससे संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल भी होते हैं जो आपके नीट आईआईटी एडवांस लेवल के एग्जामों में काफी तरह से पूछे जाते भी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी इस वीडियो में हम आपको दर्पण समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और इसके बाद की कुछ वीडियो में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये जरूर कहेंगे कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें, क्योंकि स्टूडेंट्स कई लोगों के जो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर मिल रहे हैं लगभग सही मिलते हैं, लेकिन कुछ के दिमाग में डाउटफुल रहता है इस चीज का कि सर ये आंसर कैसे आया। ठीक है, तो फिर वो बाद में हमसे इस चीज को बोलते हैं कि कैसे क्या। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे तो आपको आंसर इन वीडियो में जरूर मिलेगा। मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूं वो वीडियो से रिलेटेड होगा अपना, वो उसका आंसर मैंने वीडियो में आपको अवश्य बोला होगा। आप उस चीज को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को पूरा ध्यान से सुनो, वीडियो को पूरा देखो और उनके आंसर आप दीजिए। जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 उसमें जो क्वेश्चन हमने पूछे थे उसके आंसर के जवाब हम इस वीडियो के दौरान बीच में देंगे आपको। हम पहले हमारे टॉपिक का आते हैं दर्पण समीकरण। हमारे कोर्स में अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण को व्युत्पन्न करना दिया गया है, जिसको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, दर्पण समीकरण में हमारे पास एक अवतल दर्पण है हमारे पास यह। इस अवतल दर्पण में हमारे पास इसकी आंतरिक सतह परावर्तक तल है और यह हमारे पास इसका मध्य बिंदु P बनता है, जिसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि एक प्रकाश किरण AB इसकी मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु AB से आती है और परावर्तन के पश्चात यह फोकस से गुजर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसा हम जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तन के नियम का पालन करती हुई दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है यह, तो परावर्तन के पश्चात यह परावर्तन के नियम का पालन करेंगे, अर्थात यह कोण और यह कोण परस्पर बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वस्तु आपके पास बनती है AB। आप चाहे तो एक नियम और यहां बना सकते हैं। हमने ये कहा कि एक प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, इस तरह से ये वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रकाश किरण आपको प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वक्रता केंद्र बिंदु C बनता है आपके पास, तो ये फोकस बिंदु F आपके पास है। ठीक है, और यहां आपके पास इस वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं किरण चित्र को दोबारा से फिर एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा। हमने जैसा कि कहा हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर हमने वस्तु AB को रखा है। क्या स्टूडेंट्स, हमने इस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर वस्तु AB को रखा है। इस वस्तु AB से एक प्रकाश किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ बनाया, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से गुजरती है। हमने इस किरण को नाम दे दिया AL के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी प्रकाश किरण के रूप में हमने कहा कि यह परावर्तन के नियम का पालन करती हुई दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात यह परावर्तन के नियम का पालन करती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम में पढ़ा था कि यदि दो किरण आपस में एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद कर जाती है वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
तो हम ये देखते हैं कि ये दो रेखाएं, ये दो किरण प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु पर। तो आपको इस बिंदु पर वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि उल्टा है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक किरण और चाही, तो हमने कहा कि हमने एक वक्रता केंद्र से किरण को गुजारते हुए बनाया। तो हम देखते हैं कि यह किरण अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम हमने कहा कि वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी, जैसा कि हम जानते हैं, u के रूप में लिखी जाती है। प्रतिबिंब की दूरी को हम v के रूप में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वक्रता त्रिज्या जो हमारे पास है, इसको हम r के रूप में लिखते हैं। फोकस दूरी को हम यहां f के रूप में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से सुनिएगा, वस्तु की दूरी को u, प्रतिबिंब की दूरी को v, वक्रता त्रिज्या को r, फोकस दूरी को f के द्वारा हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम चिन्ह परिपाटी के नियम का उपयोग करते हैं। तो ये सभी हमारे पास बाईं ओर है, इसलिए हमने इनमें सभी के साथ माइनस चिन्ह का उपयोग किया। वक्रता त्रिज्या की जहां हमें नीड होगी वहां हम इस पॉइंट को यूज में लेंगे। अब स्टूडेंट्स, दर्पण समीकरण को व्युत्पन्न करने के लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, जिसको आप आधार मानते हुए दर्पण समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, आपको इस चित्र में दो त्रिभुजों का सेट चुनना है। एक सेट जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब दोनों शामिल रहे, दूसरा सेट उसमें भी वही प्रक्रिया रहे। इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप सिद्ध करेंगे। स्टूडेंट, आपको पता होगा, समरूप सिद्ध करने के लिए हमें दो कोणों को बराबर सिद्ध करना होता है। फिर दो कोणों को बराबर सिद्ध करके हम अनुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हैं। अनुपातिक प्रमेय का उपयोग करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं अपन त्रिभुजों के सेट को। हमने ये कहा, दो त्रिभुजों के सेट में एक त्रिभुज अपने पास बनता है ए सी बी। ठीक है, मैंने आपको कहा त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज आपके पास बनता है ए डैश सी बी डैश। ए डैश सी बी डैश में आपको सर्वप्रथम समरूप सिद्ध करने के लिए इन्हें दो कोणों को बराबर सिद्ध करिए। आप दो कोणों को बराबर सिद्ध करने के लिए हमने कहा कि एंगल बी बराबर होगा बी डैश, एंगल बी बराबर होगा एंगल बी डैश। रीजन इसका है 90 डिग्री कोण, समकोण त्रिभुज है अर्थात। ठीक है, दूसरी घटना के रूप में अपन कहते हैं कि एंगल सी बराबर है एंगल सी। रीजन इसका है, यह आपके पास शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये देखा कि त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश सी बी डैश। ये आपने पहला पॉइंट पूरा किया। अब इसमें आप प्रमेय लगाएंगे अनुपातिक प्रमेय, जिसके आधार पर हम कहते हैं लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। तो स्टूडेंट्स, लंब के रूप में इस त्रिभुज का लंब आपके पास बनता है ए बी, और इस त्रिभुज का लंब बनता है आपके पास ए डैश बी डैश बराबर। आधार, इस त्रिभुज का आधार आपके पास बनता है BC, और इस त्रिभुज का आधार आपके पास बनता है CB डैश। इसको मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। चलिए अब हम लेते हैं दूसरे त्रिभुज का सेट। तो दूसरे त्रिभुज के सेट में हमने स्टूडेंट्स कहा कि हम बिंदु L से एक लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर, नाम देते हैं इसको M। हमने कहा M व P के मध्य की दूरी अल्प है। कह देते हैं यहां पे, यहां M व P के मध्य की दूरी अल्प है। ठीक है, अब त्रिभुज लेते हैं अपने पास, दो सेट बनता है, क्योंकि यह और यह अक्ष आपतित किरण जो AL आपने बनाई है मुख्य अक्ष पर समांतर है। समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर होती है, अर्थात AB रेखा LM के बराबर होगी।
तो इस आधार पर हमने त्रिभुज का चुनाव किया, त्रिभुज एल एफ एम व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बनता है ए डैश एफ बी डैश में। चलिए यहां पर कोई दो बातें आपको सिद्ध करनी है। जैसा कि आपने कहा लंब डाला है, एंगल एम बराबर होगा एंगल बी डैश के, रीजन वही 90 डिग्री कोण आपके पास बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोण एफ दोनों में कॉमन शीर्षाभिमुख कोण के रूप में है, हमने बोल दिया इसको शीर्षाभिमुख कोण के रूप में। ठीक है, इसलिए आपको मिलेगा त्रिभुज एल एफ एम समरूप होगा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश। अब यहां पर भी आपको उसी तरह से करने का उपयोग करना है जैसा कि आपने समीकरण नंबर 1 बनाने के लिए किया था। चलिए हम कहते हैं लंब बटे लंब, एल एम बटे कितना ए डैश बी डैश बराबर होगा एफ एम या एफ पी भी आप कह सकते हैं बी डैश एफ। हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है एम और पी के मध्य की दूरी अल्प है। अब चूंकि हम जानते हैं एल एम बराबर है किसके, ए बी के, तो आपको मिलता है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा एफ पी बटे बी डैश एफ, समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। प्रॉब्लम वही है, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से आपके पास यह ए बी ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। हमने कहा बी सी बटे सी बी डैश बराबर होगा एफ पी बटे बी डैश एफ। हमने इसको नंबर दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी, डेरिवेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हमने बी सी बी डैश एफ बी और बी डैश एफ का मान निकाला है वो हम इस चित्र की सहायता से मान ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा चित्र से BC बराबर आपको क्या प्राप्त होता है, BC ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स अपने पास, यह डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हमारे पास मापन योग्य तो नहीं है, लेकिन यदि हम इस टोटल डिस्टेंस को PB में से PC को घटा देते हैं तो हमें BC प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लिखेंगे PB माइनस PC। ठीक है, तो BC बराबर आपको मिलेगा, PB का मान आपने निकाल रखा है माइनस के यू माइनस PC आपके पास है कितना स्ट्रेस R, जो कि वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को हम फोकस दूरी के फॉर्म में लिखते हैं तो 2f बनता है माइनस के रूप में, क्योंकि बाईं ओर डिस्टेंस है आपके पास यह, तो माइनस के 2f आप इसको लिख सकते हैं माइनस के u और प्लस के 2f। ओके स्टूडेंट्स, चलिए BC निकल गया, CB की बारी आती है, CB डैश बराबर CB डैश, ये है आपके पास वापिस से वही बात कि PC में से घटा दीजिए PB डैश, तो आपके पास बनेगा PC माइनस PB डैश। तो PC आपके पास कितना स्पेस, माइनस के 2f माइनस PB आपके पास है प्रतिबिंब की दूरी माइनस के b, जो कि प्लस b हो जाएगी। ठीक है, एक b जो कि फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम लिखेंगे माइनस के f। अब हमारे पास बचता है केवल b डैश f, तो b डैश f बराबर होगा, चलिए इसको भी निकालते हैं, PB डैश टोटल में से घटा दो माइनस के PF को, तो आपको मिलेगा PB डैश की वैल्यू है कितनी, माइनस के b माइनस और माइनस के f, जो आपको मिलकर यहां बना देता है प्लस का f। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने समीकरण नंबर 4 को आपने प्राप्त किया। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, BC ये डिस्टेंस है आपके पास, जिसको आपने घटाने के लिए PB में से PC को घटा दिया। ठीक है, PC में से आपने माइनस की u माइनस माइनस में प्लस जाएगा 2f हो गया।
ऐसे ही सी बी डैश ये डिस्टेंस, ये कुल दूरी में से आपने इस दूरी को लेस कर दिया तो माइनस के 2f प्लस के माइनस 2f आर है स्टूडेंट्स, आर जिसकी जगह आपने 2f को लिखा है। अब हम इसी कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे और समीकरण 3 और 4 को शामिल करेंगे। तो हमने कहा समीकरण 3 और 4 से, 3 व 4 से क्या बनेगा, देखिए हमने 3 और 4 में वैल्यू रखी BC माइनस के U प्लस के 2f बटे CB डैश माइनस के 2f प्लस के बराबर माइनस के f बटे B डैश f आपके पास कितना है, माइनस के V प्लस के f। देखिए स्टूडेंट्स BC माइनस के U प्लस 2f, CB डैश माइनस के 2f प्लस V, FP माइनस के f और B डैश f आपके पास माइनस के V प्लस f। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुणाव ने किया माइनस के U प्लस के 2f इंटू माइनस के V प्लस के f बराबर, इसका गुणाव ने किया तो प्लस के 2f स्क्वायर माइनस के VF, ठीक है प्लस को डालते हैं, मतलब नहीं है प्लस कितने से अपने को। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए हमने कहा माइनस के U माइनस के V तो UV मल्टीप्लाई किया माइनस के UF, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस के 2VF, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस के 2f स्क्वायर बराबर ये वैल्यू 2f स्क्वायर माइनस के VF। ये स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखते हैं कि माइनस के 2VF लेफ्ट साइड है और प्लस माइनस के VF राइट साइड है। तो आप जब इसका पक्षांतरण करके इधर लाते हो तो यहां से एक संख्या कम हो जाएगी, आपको बनेगा यहां पर UV माइनस के UF माइनस के 2V, सॉरी ये कम हो जाएगा तो VF बराबर 0, ठीक है। हमने कहा UVF का भाग देने पर आपको मिलेगा UV बटे UVF माइनस UF अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF बराबर 0, ठीक है। चलिए UV कैंसिल हो जाता है 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 0। तो स्टूडेंट्स हमें मिलता है 1 अपॉन F बराबर होगा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये स्टूडेंट्स आपको जो आंसर प्राप्त होता है हमने इसको नंबर दिया समीकरण नंबर 5। यह आपके पास दर्पण समीकरण को व्यक्त करती है। ये जो समीकरण आपने प्राप्त की है यह दर्पण समीकरण को व्यक्त करती है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा देखना है। अब समीकरण 3 और 4 को हमने शामिल किया, हमने BC की वैल्यू को रखा और BC बराबर है माइनस की U प्लस 2F, CB हमारे पास है माइनस के 2F प्लस की, FP हमारे पास है माइनस के F और B डैश F हमारे पास है माइनस के V प्लस F। हमने क्रॉस गुणा किया, ये आपस में इजी वे में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस VF। हमने इसको मल्टीप्लाई किया UV माइनस के U को प्लस के F से माइनस के UF, 2F को माइनस V से माइनस के 2VF और 2F को प्लस के F से 2F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक माइनस VF अदर साइड है और दूसरी साइड माइनस के 2VF है। इसको इधर लाते हो तो एक कम हो जाएगा, UV माइनस UF माइनस VF बराबर 0। हमने UVF का भाग दे दिया, हमें प्राप्त होता है UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF बराबर 0। हमें मिलेगा 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन V माइनस के 1 अपॉन U, या 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो आंसर आपको प्राप्त हुआ है यह आपको दर्पण समीकरण है, यह दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने दर्पण समीकरण को यहां पर व्युत्पन्न किया। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपसे माध्यमिक या बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में केवल दर्पण समीकरण के बारे में पूछता है 2 नंबर में या 3 नंबर के सवाल में,
तो यहां तक आपका सफिशियंट है। लेकिन यदि इसमें कुछ और भी चीज पूछता है, जैसे जनरली वो पूछ लेता है कि रेखीय आवर्तन क्षमता को परिभाषित करते हुए, तो आपको उस रेखीय आवर्तन क्षमता की परिभाषा को भी यहाँ पर परिभाषित करना होगा। वो परिभाषा आप कैसे व्यवस्थित करेंगे, देखिए मैं अपने इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर। ये दर्पण समीकरण को मैं यहां रखता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रेखीय आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता को स्टूडेंट स्मॉल m से लिखा जाता है। देखिए रेखीय आवर्धन क्षमता ये क्या, किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स m बराबर आपके द्वारा बनेगा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे ध्रुव से बिंब मतलब की वस्तु, बिंब की दूरी। जैसा कि आप जानते हैं ध्रुव प्रतिबिंब की दूरी को v द्वारा और वस्तु की दूरी को u द्वारा हम लिखते हैं। इसको u भी कहा जा सकता है स्टूडेंट्स। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई में अपने पास इस चित्र में मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त है, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h डैश और वस्तु की ऊंचाई को मान लेते हैं h। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपने पास है h डैश बटे हमारे पास होगा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई जिसको हम लिखते हैं h के रूप में। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स प्रतिबिंब की दूरी v और u दोनों ही माइनस के रूप में आपस में कैंसिल हो जाती है, तो v बटे u आपको मिलेगा बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब हमारे को मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है जिसको हम लिखेंगे माइनस के h डैश, और बिंब हमारे पास मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसको h के रूप में लिखा जाएगा। या आप इसको u भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, m बराबर होगा माइनस के v बटे u बराबर h डैश अपॉन h। ये आपके पास स्टूडेंट्स रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त होता है। स्टूडेंट माइनस से आप चाहे इधर लगाएं या इधर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सी राशि आपको ज्ञात करनी होगी उस आधार पर इसका चिन्ह का उपयोग करना होगा। स्टूडेंट्स इस माइनस चिन्ह की कुछ विशेषताएं होती है आपके पास। ये माइनस चिन्ह आपको इन्फॉर्म करता है कुछ बातों को लेकर, जिसमें मैं आपको यहाँ महत्वपूर्ण 2 पॉइंटों के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नोट पे मैंने नंबर 1 कहा, यदि आपके पास यदि m आपके पास नेगेटिव साइन का आता है, माइनस साइन का, केवल चिन्ह का काम ये होगा, नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 2 के रूप में अपन कह सकते हैं यदि आपके पास m की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है तो प्रतिबिंब आपको आभासी प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा। अब स्टूडेंट्स आपको यह बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी क्योंकि हमने प्रतिबिंबों के प्रकार में पढ़ाया भी है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे प्राप्त होंगे जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधे प्राप्त होते हैं। तो यदि आपके पास m का मान माइनस का प्राप्त होता है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा प्राप्त होगा। यदि m आपके आभासी प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि जो भी प्रतिबिंब आपको मिलेगा वो सीधा प्राप्त होगा। इसलिए ये मैंने आपको बताई है प्रतिबिंब को आभासी और वास्तविक पहचानने का तरीका। एक चीज और ध्यान रखिए आप, यदि m का मान आपके पास 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब आपके पास वस्तु से बड़ा बनेगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, यदि आपके पास m का मान 1 से बड़ा है, x से छोटा है, तो प्रतिबिंब आपके पास वस्तु से
छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और यदि आपके पास m बराबर 1 तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से मैंने आपको यह दो महत्वपूर्ण ट्रिक के रूप में 5 बातें मैंने आपको बताई है, जिसमें नंबर 1 के रूप में मैंने कहा है यदि m का मान नेगेटिव बनता है तो प्रतिबिंब आपके पास वास्तविक बनता है, और वास्तविक है तो उल्टा ऑब्वियसली होगा ही सही। ठीक है। नंबर 2 के रूप में मैंने आपको कहा यदि प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है, मतलब कि m का मान पॉजिटिव बनेगा, तो आपके पास प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब है तो इसका तात्पर्य है कि वह प्रतिबिंब आपको सीधा प्राप्त होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रिक के बारे में मैंने आपको कहा m ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, और यदि m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, और यदि m का मान 1 के बराबर है तो आपके पास प्रतिबिंब और वस्तु अर्थात बिंब दोनों का आकार परस्पर बराबर होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आज आपको बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण की व्युत्पत्ति, न्यूमेरिकल को हल करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई। ट्रिक को ध्यान से समझना, बार बार रिपीट करना, दोहराते रहना, और इसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आप पुराने पेपर देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि इन दर्पण से संबंधित सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में और अदर कंपटीशन एग्जाम में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यह टॉपिक एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे क्यूज की बारी। सबसे पहले तो हम हमारे उन क्यूज का आंसर देंगे जो हमने हमारे पहले सवालों में हमने आपसे पूछे थे। उन क्यूज के रूप में आपसे जो सवाल पूछा गया था उनमें कुछ सवाल आपने सही जवाब दिए और कुछ के आंसर आपने गलत जवाब दिए। तो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिएगा, मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर से इन चीजों को इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। स्टूडेंट्स हमारा पहला सवाल था कि परावर्तन की घटना में कौन सी राशि नियत रहती है। क्यूज आपके पास जो बनता है क्यूज 4 के आंसर आपके पास है। पहला आंसर है आपका परावर्तन की घटना में कौन सी राशि नियत रहती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तरंग या प्रकाश से संबंधित 4 राशियां महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें हम कहते हैं 4 महत्वपूर्ण राशियों में तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तीव्रता और वेग। तो स्टूडेंट्स परावर्तन की जो घटना होती है, परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है, जबकि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग नियत रहता है। हम कहेंगे तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति व वेग अपरिवर्तित रहता है, जबकि आपके पास तीव्रता परिवर्तित रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हमारा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास था कि अवतल दर्पण के द्वारा सामान्यतया किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मैंने फोकस किया था वर्ड पे, सामान्यतया, मतलब कि मोस्टली वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो यह प्रतिबिंब आपको उल्टे भी प्राप्त होते हैं। मैंने इसमें सामान्यतः वर्ड पे इसलिए जोड़ दिया था कि एक ऐसी अवस्था होती है जब आपके पास यह प्रतिबिंब आभासी भी बनता है, और वह अवस्था होती है कि जब आपने वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य रखा अवतल दर्पण के लिए, तो प्रतिबिंब आपको आभासी और सीधा प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था कि यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो उसका पथ किस प्रकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इस तरह का चित्र है आपके पास, यह समतल दर्पण है। ठीक है, हमने एक प्रकाश किरण को इस पर इस तरह से लंबवत आपतित किया, तो यह अपने पथ की पुनरावृत्ति करेगी। तो अपन कहेंगे यह अपने पथ की पुनरावृत्ति करेगी,
ठीक है स्टूडेंट्स, इन सवालों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और अपनी फेयर कॉपी में स्टूडेंट्स इन सवालों को नोट भी करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे क्यूज की बारी। पार्ट नंबर 5 का क्यूज जो आज आपके पास है उसमें मैं आपसे 3 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें आज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्यूज फर्स्ट। कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। आपको बताना है स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा दर्पण है जिसको अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, यदि आपके पास एम नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 अपने पास है आज का, अपने इस क्यूज का। यदि आपके पास वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? ओके स्टूडेंट्स, आज आपने हमारे इस वीडियो में दर्पण समीकरण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपने जानी। मैंने 3 ट्रिक आपको लास्ट में बताई है, उन ट्रिकों को जरूर याद रखिएगा।